नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं ज़्यादा बड़ा युद्ध इस बार बंगाल में लड़ा जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की बंगाल में लॉटरी लगने जा रही है, और कुछ हैं जिनका मानना है कि बंगाल ही वो स्टेट है जो मोदी जी को 440 वोट का झटका देने जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या बंगाल मोदी का पीएम का रास्ता आसान करने जा रहा है, और या फिर ये जो महिला हैं जिनको दुर्गा कहते हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, क्या ये जो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की हैं, क्या ममता बनर्जी इस बार 2024 में मोदी के अरमानों पर पानी फेरने जा रही हैं? क्या ममता बनर्जी मोदी को सबक सिखाने जा रही हैं, या फिर अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है वहाँ ममता बनर्जी का फाइनल हिसाब होने जा रहा है? अब मोदी जी के चाणक्य अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी को वो बंगाल की ज़मीन पर धूल चटाने जा रहे हैं। अमित शाह का दावा है कि इस बार बीजेपी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। पश्चिम बंगाल में 25+ सीटें बीजेपी लाने जा रही। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा मोदी जी के चाणक्य कर रहे हैं। 25+ सीट्स। मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। अब दोस्तों, जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि अमित शाह ने इधर ये जो गिनती है 25+ सीट्स की, इस गिनती को और बढ़ा दी। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में 30+ सीट्स जीतने जा रही, 30+ सीट्स जीतने जा रही, यानी ममता के खाते में 10 सीट नहीं रह जाएंगी इस बार, ऐसा वो कह रहे हैं। अगेन द बिग क्वेश्चन इज, क्या बंगाल में वाकई मोदी जी का जादू चलने वाला है इस बार, या फिर ज़मीनी हकीकत ऐसे दावों से बिल्कुल अलग है? अब दोस्तों, इससे पहले कि हम बड़ी खबर पर आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं बंगाल के बारे में आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में? बंगाल इतना इंपॉर्टेंट इस इलेक्शन में क्यों है? तो नंबर 1, बंगाल लोकसभा चुनाव की अगर दृष्टि से आप देखें तो तीसरा बड़ा राज्य, 3rd बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद, महाराष्ट्र की 48 सीटों के बाद बंगाल तीसरा बड़ा राज्य। 42 सीटें बंगाल में आती हैं, और इसलिए मोदी और अमित शाह का जोर इस किले को फतेह करने का, जीतने का है। मिसाल के तौर पर 2014 में मोदी जी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी 42 में, यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, और बीजेपी को सिर्फ 2 मिली थी। लेकिन अगले 5 सालों में अमित शाह ने ऐसा खेल वहाँ किया कि 2019 में बीजेपी को 18 सीट मिली, नया रिकॉर्ड। बीजेपी 18 सीट ले गई, ममता बनर्जी 34 से 22 पर आ गई। अब यहाँ पर मैं बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम यानी लेफ्ट पार्टीज़ का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ममता और मोदी की बात कर रहा हूँ। और इस बार जो स्ट्रैटेजी है मोदी जी की या शाह साहब की, वो ये है कि ये जो 18 सीटें आपको दिख रही हैं पिछली बार की, अमित शाह चाहते हैं कि इन 18 सीटों को वो 30 के ऊपर ले जाएं। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अब क्या ये 30+ सीट्स का जो टारगेट है अमित शाह अचीव कर लेंगे और खेल कर देंगे 2024 में, या फिर ममता बनर्जी 30+ छोड़िए, 20+ छोड़िए, 15+ छोड़िए, क्या ममता बनर्जी बीजेपी को 15 से भी नीचे ला सकती हैं? या तो ममता रिकॉर्ड तोड़ेंगी या फिर मोदी रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा इस बार, ममता और मोदी? और एक बार फिर मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि बंगाल का जो नतीजा आएगा 4 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। या तो मोदी जी के सर पर ताज होगा, मगर बंगाल में करिश्मा कर दिया मोदी और शाह ने, या फिर मोदी को कुर्सी से उतरना पड़ेगा। इसलिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 खास मेहमान हैं आज हमारे साथ। बंगाल में एक बेहद अनुभवी पत्रकार, 30-35 बरसों का कैरियर, निष्कलंक कैरियर, प्रसून आचार्य। 35 साल का लंबा कैरियर है। सबसे बड़ी बात, खुलकर बोलते हैं, निष्पक्ष हैं, ना बीजेपी के साथ है ना ममता बनर्जी के साथ है। उनकी बातें गौर करने वाली, और ज़्यादातर जितनी भी सीटें हैं 42 की 42, प्रसून दा जो हैं हर सीटों पे पैनी निगाह रखते हैं।
35 साल से ज़्यादा से इलेक्शन कवर कर रहे हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर रवि कांत भी होंगे लखनऊ से। वो एक हायर पर्सपेक्टिव, वो एक बिगर पर्सपेक्टिव आपको देंगे कि बंगाल में क्या मोदी 440 वोट का झटका खाने जा रहे हैं या फिर खेल करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं, कलकत्ता में प्रसून आचार्य जी के पास चलते हैं, लखनऊ में प्रोफेसर रवि कांत जी के पास चलते हैं। प्रसून जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहला सवाल ये है कि इस बार ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी और शाह की लॉटरी खुलने जा रही बंगाल में, 35 सीट ला रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 15 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात होगी। 42 में से ममता बनर्जी 15 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात होगी। ये अमित शाह घूम घूम के हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि क्या वाकई ममता बनर्जी 15 सीट से कम ला रही है या सच्चाई एकदम अलग है? कितनी सीट पर आज की तारीख में आपको ममता बनर्जी दिख रही है? आज का तारीख में ममता बनर्जी किसी प्रकार से 25 सीट के नीचे नहीं है। और अमित शाह जो बोल रहा है, अमित शाह जो घूम घूम के बोल रहा है, ये एक्चुअली माहौल पैदा करने के लिए, जैसे पहले विधानसभा चुनाव में कहा था इस बार 200 पार और आया क्या 77 पर भी ऐसा ही हो रहा है। वो जानते हैं कि उसका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ से जो घाटा होगा उसको कहां से भरपाई करेगा। तो बंगाल एकमात्र जगह है, क्योंकि बंगाल में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, संदेशखाली के लिए प्रचार भी है, संदेशखाली जनमानस में उसका प्रभाव भी है और इसी के मद्देनजर रखते हुए वो कोशिश करने जा रहा हूं जो हमारा 30 सीट के ऊपर आ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, भाजपा का सीट का गिनती 10 से शुरू हुआ और ममता का सीट का गिनती 20 से शुरू हुआ है, 20-22 से। तो सवाल है वो कितना नीचे जाएगा बीजेपी और कितना ऊपर आएगा ममता बनर्जी, इसी का ऊपर चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है वो लोग भी ममता का एंटी ममता बनर्जी, एंटी टीएमसी वोट में का हिस्से थोड़ा उसका भी मिलेगा, तो भाजपा का सीट इसीलिए कम हो जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास। आपने बड़ी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि जो 35 सीट का दावा कर रही है बीजेपी, यानी अमित शाह जो कह रहे हैं कि 30 सीट 35 सीट उनकी आएगी बंगाल में, आप कह रहे हैं जमीनी सच ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी 25 सीट के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही। अगर हम पिछली बार का आंकड़ा देखें तो ममता बनर्जी को 22 सीट मिली थी और बीजेपी को 18, और दादा बता रहे हैं कि ममता 25 के ऊपर जा रही है, बीजेपी 18 से काफी कम 10 सीट तक आ सकती है। प्रोफेसर रवि कांत, अगर ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, अगर ममता बनर्जी पिछली बार से ज्यादा सीट लाने जा रही हैं और अगर इन केस इंडिया अलायंस की खुदा ना खास्ता सरकार बनती है, मोदी जी 240 के नीचे जाते हैं और ममता बनर्जी 25 से ज्यादा सीटें लेके आती है, तो फिर ममता बनर्जी का दिल्ली की सरकार जो बनेगी, केंद्र में नई सरकार बनेगी, अगर बनती है तो ये 25 सीटों से ज्यादा वाली ममता आपको कहां दिख रही है डॉक्टर साहब? दिल्ली के गद्दे पर दावेदारी। ओहो, प्रधानमंत्री की दौड़ में? बिल्कुल, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर 2014 वाला अगर उन्होंने रिकॉर्ड इस बार छू लिया, तब तो फिर ममता बनर्जी बंगाल शेरनी है, फिर वो दिल्ली के नीचे दम नहीं लेंगे, ये हम लोग जानते हैं। और आज से नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही जिस तरह से वो सक्रिय हुई थी, तो दिल्ली की दौड़ में है, वो लगातार बनी हुई है। और बंगाल की जो अस्मिता है, देखिए दीपक जी, अमित शाह कुछ भी बोले, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, लेकिन इस देश में जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये जानते हैं कि गुजरात से बंगाल की दूरी बहुत है और मिट्टी भी अलग है, पानी भी अलग, दूरी भी बहुत है, मिट्टी भी अलग है, पानी भी अलग है। दीपक जी, वही मैं कह रहा हूं कि गुजरात की दाल वहां पकने वाली है नहीं, कुछ भी कर लें। और जो स्ट्रेटजी है इस बार इंडिया अलायंस की कि कांग्रेस और लेफ्ट वहां अलग चुनाव लड़ रहा है, तो जो अभी प्रसून जी ने कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। दूसरा, एक और जो बड़ा फर्क पड़ा है बंगाल में, और मैं कहूंगा कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है नरेंद्र मोदी ने, वो है CAA। सोचा तो ये था मोदी जी ने कि हम CAA लागू करेंगे तो ध्रुवीकरण होगा,
लेकिन यहां उल्टा होने जा रहा है बंगाल में। इसलिए मैंने कहा कि बंगाल का हवा, पानी, मिट्टी सब अलग है। जो बंगाल का दलित समाज है, बंगाल की जो पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ा पीछे से देखें तो एक भद्र वर्ग है, एक अल्पसंख्यक तबका है जिसपे लेफ्ट भी रहा है केंद्रित, तो ममता बनर्जी भी केंद्रित है। लेकिन मोदी जी जब आए थे, देखिए मोदी जी को नई राजनीति को शुरू करने में नो डाउट कि उनको श्रेय दिया जाएगा। मतुआ समाज पर उन्होंने निशाना लगाया था, जो 23.5%, 23.5% है दलित आबादी बंगाल में। उस पर उन्होंने बांग्लादेश से जाकर के निशाना लगाया था। वहां मतुआ समाज के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की थी और वहां से वो आउटरीच करना चाहते थे, लेकिन सीए ने फंसा दिया। सीए में प्रावधान है कि साहब भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये वही ज्यादातर लोग हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आए हुए अपने पैर पे मोदी जी ने कुल्हाड़ी मार ली। जो मतुआ वोट यानी जो दलित वोट था, कुछ पॉकेट में 4-5 सीटों पे जो निर्णायक है, जो पिछली बार जीती थी, आप कह रहे हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और कहीं ना कहीं नुकसान कर लिया है। प्रसून जी, क्या बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? मैं बहुत डिटेल में मतुआ पे नहीं जाना चाह रहा। क्या ये जो दलित समाज का वोट है, क्या ये नाराज है बीजेपी से? मैं ये जानना चाहता हूं, यस और नो। नो, एक्चुअली मथुआ भी दलित है और पूरा बंगाल में 23% दलित है, उसमें सब लोग मथुआ है नहीं, उसमें 30-40% मथुआ है। 4 सीट पे मथुआ का अभी ज्यादा उसका जो है पॉपुलेशन है, डिसाइसिव है, पॉपुलेशन भी है। लेकिन जब से सीए नोटिफिकेशन हुआ, ये जानकर हैरान हो जाएगी, कल का बात है, आज तक नॉट ए सिंगल पर्सन अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एक्ट। एक आदमी भी अप्लाई नहीं किया, नॉट ए सिंगल। काल तक, आज का सूचना नहीं है, काल तक नॉट ए सिंगल पर्सन अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। दादा समझ गए, जो दलित समाज है, जो मतुआ वोट है, जो ईस्ट पाकिस्तान से आए, बंगाल में बसे, वो कभी मोदी जी का वोट था। पिछली बार दिल खोल के मतुआ समाज ने मोदी जी को वोट दिया, कमल पे मोहर लगाई। इस बार वही वोट जो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा था मोदी के, वो दूर हो गया है। तो ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, एक कारण बहुत बड़ा बताया आपने। मैं दादा एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। ये तो चलिए हो गया वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जहां पर मोदी कमजोर दिख रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं बार बार कि नहीं 18 से कम आएंगे, 18 से कम आएंगे। एक चीज और बताइए, बहुत छोटा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या बीजेपी बंगाल में अंदर ही अंदर भीतरघात है, तलवारें खींची हुई हैं, तमाम लॉबियां? क्या बीजेपी के अंदर लड़ाई चल रही है, लंका लगी हुई है भाजपा की बंगाल में? भयानक रूप से। ये आप पहले बार जब मथुआ का अभी जो सीट था रानाघाट, उसमें जो बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट हो गया ममता का, वो 2 दिन पहले मोदी जी का मीटिंग में था, मोदी जी का पांव छू करके प्रणाम किया और 2 दिन बाद वो शामिल हो गया टीएमसी में और टीएमसी का कैंडिडेट बन गया रानाघाट के ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब? ये कह रहे हैं कि मोदी जी का पैर छुआ, मोदी जी को प्रणाम किया, मोदी जी से आशीर्वाद लिया भाजपा में, और उसके बाद पता चला कि रात आई बात गई और वो ममता बनर्जी के उम्मीदवार बन गए। इसका मतलब क्या माने? 2 चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर लंका लगी है, तलवारें खींची हैं, शुभेंदु अधिकारी की लॉबी, इधर दिलीप घोष की लॉबी, कुछ लोग अमित शाह के, कुछ आरएसएस के, आपस में तलवारें हैं। इसका फायदा ममता बनर्जी को मिल रहा है। मैं फिर से वही चीज सवाल कर रहा हूं कि अगर अमित शाह 35 सीट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बंगाल के बाहर बंगाल की जानकारी वोटर्स को कम है, लोगों को कम है, तो अगर अमित शाह बंगाल पे कुछ बोलते हैं दिल्ली में या बॉम्बे में या फिर आप कह लीजिए अहमदाबाद में कि साहब हमें 35 सीटें बंगाल में मिल रही हैं, और दादा बता रहे हैं कि 35 नहीं 10 सीटें, इसका मतलब मैं क्या मानूं कि बंगाल में 440 वोट का झटका लगने जा रहा है मोदी जी को? ये मैंने पहले भी कहा कि गुजरात से बहुत अलग मिट्टी है और वो ममता बनर्जी हैं। वहां जो सूरत और इंदौर इन्होंने यहां किया था, वो ममता बनर्जी ने वहां कर दिया। ये नहले पे नहला वहां है ना सीधा। आप शक्ति से लड़ रहे हैं ना, मात्र शक्ति से, असली जगह टकराए हैं अब आप। तो ममता बनर्जी वहां पर पानी पिला रही हैं जी भर के, और वो मोदी जी झेल रहे हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल में नहीं चलने वाला। और दादा जो 10 की कह रहे हैं, हालांकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, मेरा अनुमान है कि दहाई में नहीं पहुंच रही अभी भी। ओहो, 10 का डबल डिजिट। आंकड़ा बीजेपी बंगाल में नहीं छू रही है। 8-9, इससे ज्यादा नहीं है। हालात दादा बहुत खराब है। दादा ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये पूरे देश भर में घूमते रहते हैं रविकांत साहब। अब इनकी बातों को हम कैसे कम करके आंक ले? ये कह रहे हैं कि साहब आप 10 सीट बता रहे, तो कह रहे 10 भी नहीं छू रही। तो इस पे जरा क्लेरिफिकेशन दीजिए कि भाई वस्तु स्थिति क्या है जमीन पर? क्या 12 सीट 15 सीट जमीन जाएंगे? हाँ हो सकता है, 12 जा सकता है, लेकिन बात दरअसल यही है, बीजेपी का अंदर में लंका कांड चल रहा है। जब पिछले दफा लोकसभा चुनाव में जिसका प्रेसिडेंटशिप में 18 सीट मिला था और विधानसभा में 77 मिला था, वो आरएसएस का प्रचारक था जिंदगी भर, दिलीप घोष, उसको एकदम दरकिनार करके उसका अपना सीट से शुभेंदु अधिकारी हटा दिया। और शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आया है और अभी उस कमान वही संभाल रहा है और अमित शाह उसी के बात सुन रहा है। दिलीप घोष जाके उसका अपना जो क्षेत्र है मिदनापुर में 3 महीने बैठे थे और चुनाव कैंपेन शुरू किया। इसके बाद पता चला उसको टिकट ही नहीं दे रहा है सेंट्रल लीडरशिप, और आगे फिर कलकत्ता बैठ गया। और जब कलकत्ता बैठ गया तब तो वो बोला कि हम फिर आरएसएस में चला जाएगा। और अचानक वो वेस्ट बर्धमान, जो दुर्गापुर बर्धमान सीट है, जहां सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया मुश्किल से 1300 वोट जीता था, उसी सीट इस बार हार जाता था। और एकदम अंतिम में थोड़ा जोड़ तोड़ लगा के दिलीप घोष को बना के वही सीट पे भेजवा दिया। और अपना सीट जो है दिलीप घोष नर्सिंग किया था पिछले 5 साल, और चुनाव का 3 महीने पहले जाके वहां से प्रचार करना शुरू किया। उसको भेज दिया वहां 200 किलोमीटर दूर। बड़ी बात आपने कही। मैं दोस्तों को बताना चाहूँ, दादा ये कह रहे हैं, दादा का कहना है कि दिलीप घोष, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिलीप घोष की, दिलीप घोष साहब जो थे वो बीजेपी के चीफ थे, ये आर्किटेक्ट थे, आप कह सकते हैं रणनीतिकार थे, या बंगाल के चाणक्य थे भाजपा के। इन्होंने ही जबरदस्त मेहनत करके बीजेपी को 18 सीटें दिलाई थी पिछली बार। और ये जो आदमी था, ये जो चाणक्य था, इस चाणक्य को ही किनारे कर दिया अमित शाह ने इस बार। दिलीप घोष को ढक्कन कर दिया। दिलीप घोष जो बीजेपी का प्रेसिडेंट, नंबर 1 लीडर, उसको अपनी सीट से लड़ने नहीं दिया। ये बता रहे हैं दादा कि इस तरह की लड़ाई भीतर ही भीतर बीजेपी में चल रही है, जिसको दादा कह रहे हैं लंका कांड ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी का लंका कांड। डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि जो दादा कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि भाई लंका लगी हुई है, क्या अमित शाह और मोदी ये 2019 वाले मोदी नहीं है, ये 2014 के मोदी नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंका महाराष्ट्र में भी लगी हुई है, लड़ाई तो गुजरात के अंदर भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी लड़ाई का माहौल है। ये जो लड़ाई चल रही है बीजेपी के अंदर, ये अमित शाह और मोदी क्या अपने काडर को, अपने नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या जो काडर है, जो नेता है, वो हवा भांप रहा है, समय भांप गया वो कि क्या होने जा रहा है? निश्चित रूप से कोई होप नहीं है बीजेपी में, और ना ही कोई वेव है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहे। ये तीसरा टर्म होगा नरेंद्र मोदी का, जब वो जा रहे हैं सीधे चुनाव मैदान में। तो इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सेंटर की भी तो है, और कोई होप नहीं है। ममता बनर्जी के लिए होप है कि वो दिल्ली पहुंच सकती हैं। तो जो बंगाल की संस्कृति है, बंगाल का जो पूरा भद्र वर्ग है, वो ये चाहेगा कि यहां से वो ममता बनर्जी कूच करें दिल्ली की तरफ। ये होप बंगाल में जो है, वो ममता बनर्जी को ऑब्वियस है कि बड़ी बढ़त देगा, और बीजेपी को जितना भी कमजोर करेगा वो उतना ही ममता बनर्जी के लिए फायदा पहुंचाएगा। मुझे लगता है ये फैक्टर भी अंदरूनी तौर पर काम कर रहा है, और जो बीजेपी का वितरघात है वो तो आपस में एक दूसरे को मार करके खत्म हो ही रहा है जी। जो, तो वो किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है ममता बनर्जी का, वो कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जी, कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन प्रसूंदा, इंपॉर्टेंट सवाल, और सारे दोस्त भी जानना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार कमाल करने जा रही है, बावजूद इसके कि अमित शाह और मोदी ने बहुत जोर लगाया। अगर ममता बनर्जी 25 से ज्यादा सीटें लाती है और इत्तेफाक से इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखती है, इंडिया अलायंस थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है,
तो क्या ममता बनर्जी को हम माने कि वो प्रधानमंत्री के रेस में होंगी? बंगाल क्या चाहता है, टीएमसी का काडर क्या कह रहा है, कलकत्ते में क्या चर्चा हो रही है, चाय की दुकान पर, मछली की दुकान पर क्या चर्चा है वहां पर? क्या ममता बनर्जी अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगी 25 के ऊपर लाइन, तो क्या शी कुड बी वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर? दो तीन चीज ममता बनर्जी खुलेआम बता रहा है। नंबर वन, हर मीटिंग में बोल रहा है बीजेपी किसी प्रकार से 200 का ऊपर नहीं जाएगा, और 2004 में जैसा वाजपेयी का सिचुएशन हुआ था, इंडिया शाइनिंग, लेकिन धराशायी हो गया, दूसरे से कांग्रेस और यूपीए बना, ऐसा बनेगा। नंबर टू, वो बोल रहा है जे हम खुद इंडिया अलायंस का नाम इंडिया रखा है, हम उसका कारीगर है। हमारा साथ एक आदमी था, हाँ कारीगर, आई एम आल्सो द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस इंडिया अलायंस। सीपीएम भी हमारा साथ बाहर में है, लेकिन यहाँ हमारा विरोध में है सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारा साथ है पूरा। नंबर थ्री, उसका एक ही मकसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना स्कीम है उसको बहुत सारे 100 डेज वर्क का पैसा दो साल से नहीं दे रहा है, और 100 डेज वर्क गांव में ठप गया है। जो आवास योजना है उसको पैसा नहीं दे रहा है, बहुत सारे सेंट्रल स्कीम का पैसा नहीं आ रहा है। उसको एक ही मकसद है, 2026 में जब विधानसभा चुनाव है, जितना सेंट्रल स्कीम है वो लागू किया जाए और पैसा आए दिल्ली से, जो 2026 में गरीब जनता को, मुसलमान को, दलित को, आदिवासी को और मध्यम वर्ग का जो है लोगों का वो सेंट्रल स्कीम का सुविधा मिले, और फिर ममता बनर्जी को वोट किए, यही उसका लक्ष्य है। अभी क्या प्रधानमंत्री अभी उसका सवाल उसका मन में हमको नहीं लग रहा है, वो भी जानते हैं शायद मौका मिल जाए तो कोई नहीं, सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन अभी वो पहले जैसा बोलता था ये कांग्रेस का खत्म हो गया देश से, वो नहीं बोल रहा है, मतलब कांग्रेस अभी है और हम कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है, हम इंडिया का गठबंधन का शरीक है, वो खुद नाम रखा था। और मोदी सरकार इस बार नहीं आ रहा है, इंडिया गठबंधन पावर में आ रहा है। हाँ, यही सवाल, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी 200 के नीचे जा रही है, यानी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी पब्लिकली कह रही हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, वो मेरे साथ हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं दिल्ली पर निशाना है कि नहीं है? अगर अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, दादा तो थोड़ी पर्देदारी कर रही है, आप जरा खुलकर बोल दीजिए कि क्या ममता बनर्जी की निगाह मोदी की कुर्सी पर भी है? लास्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली है। जब पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, उसके बाद ममता जी ने हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया था, आपको याद होगा जी। और इस बार वो जो कह रही है कि हम इंडिया के कारीगर हैं, माने उसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं, सूत्रधार, मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? और सोनिया जी, राहुल जी हमारे साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अपने लोगों में, अपने कैडर में, बंगाल के लोगों में वो होप पैदा कर रही है धीरे से, और ये डेफिनेटली निशाना है। और मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों में बहुत लंबे समय से ये उम्मीद है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंदिरा गांधी, ये भी प्लस करेगा। द नेक्स्ट इंदिरा गांधी, जिनको ममता बनर्जी को दुर्गा भी बोलते हैं कि दुर्गा हैं ये बंगाल की। और जैसा कि दादा ने कहा कि ममता बनर्जी घूम घूम कर कह रही हैं कि 200 सीट से कम आ रही है, मोदी की और अमित शाह की सरकार नहीं बन रही बीजेपी की। वो ये भी कह रही हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत करीब हैं, और वामपंथियों को भी उनसे कोई बहुत ज्यादा अब नफरत नहीं, सब एक हैं। और एक बात और कह रही हैं वो, कि वो सूत्रधार भी हैं इंडिया की, इंडिया बनाने वाली कारीगर हैं। और जो दादा ने, जो अभी रविकांत जी ने कहा कि हिंदी में भी भाषण दे रहे हैं, हिंदी में भी बोल रही हैं, तो निगाहें हो सकती हैं, लेकिन देखना होगा सबसे बड़ी चीज कि भले ही उनकी मोदी की कुर्सी पे निगाह है, भले ही वो प्रधानमंत्री की दौड़ में, और जाहिर तौर पर अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते या मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बनाया जाता, तो एक प्रोबेबल कैंडिडेट वो जरूर हैं और वो सीटें उनकी तय करेंगी। देखना ये होगा कि पहले बंगाल में किस तरह से मोदी और शाह को निपटाती हैं ममता बनर्जी, जब खुद निपट जाती हैं हम नहीं बता सकते। 4 जून को ममता बनर्जी का एक्सरे भी सामने होगा देश का। प्रसून आचार्य आप आए, प्रोफेसर रविकांत आप आए, बहुत अच्छी बातें और बहुत नई जानकारियां दादा ने दी कि अमित शाह जो कह रहे हैं घूम घूम कर, हकीकत बंगाल की जमीन की कुछ और है।
प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रसून साहब आपका बहुत शुक्रिया, दादा आप ऐसे ही आते रहिए प्रोग्राम में और हिम्मत करके बोलते रहिए आप कलकत्ता से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।